लड़की ने अचानक देखा कि कोई अजनबी दरवाजे का ताला तोड़ रहा है। उसने घबराकर उससे पूछा कि अंदर आने का पासवर्ड क्या है, लेकिन अगले ही पल दरवाजे का ताला अचानक घूमने लगा और फिर वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। बाहर से भयंकर लड़ाई की आवाजें आने लगी। सारा डर के मारे पीछे हटने लगी। जैसे ही लड़ाई की आवाज अचानक बंद हुई, एक और आदमी कमरे में घुस आया। ये आदमी गूंगा था, लेकिन उसने फोन पर सही पासवर्ड लिखकर बताया और खुद को उसके अंकल का दोस्त बताया। सारा कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक हत्यारों का एक और ग्रुप वहां पहुंचा। सारा को बचाने के लिए उस आदमी ने उसे पास के बेडरूम में बंद कर दिया और खुद बाहर रुककर दुश्मनों से भिड़ गया। लेकिन दुश्मनों की गिनती बहुत ज्यादा थी और वो आदमी अकेला पड़ गया। जब बाहर लड़ाई की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी तो डरी सहमी सारा ने दरवाजे की दरार से बाहर झांक कर देखा। उसने देखा कि जिस गूंगे आदमी ने उसकी मदद की थी, दुश्मनों ने उसका एक हाथ काट दिया है। वह डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन उसकी इस हरकत से दुश्मनों को पता चल गया कि वो कहाँ है। हत्यारे की नजर उड़ते हुए पर्दे पर पड़ी। पर्दा हटाते ही उसने देखा कि सारा पानी के पाइप पर लटकी हुई है और बुरी तरह फंसी है। खुशकिस्मती से नीचे किसी ने एक सोफा फेंका हुआ था। सारा ने तुरंत पाइप छोड़ दिया और नीचे सोफे पर जा गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। वो जल्दी से उठी और भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ भागने लगी। हत्यारे भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। जब तक कि आसपास के लोग वहां जमा नहीं हो गए, तब जाकर हत्यारों ने उसका पीछा छोड़ा। सारा को घायल हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वक्त पर इलाज मिलने से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा अभी टला नहीं है। उसी रात हत्यारे उसका पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच गए। हत्यारे ने चुपके से सारा के वार्ड का दरवाजा खोला, अपनी पिस्तौल पर साइलेंसर लगाया और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया, देखा कि सारा वहां से गायब है। दरअसल सारा को खतरे का एहसास हो गया था और वो पहले ही कमरे से निकल गई थी। पीछे से आ रही तेज कदमों की आहट सुनकर सारा घबराकर मुर्दाघर में घुस गई और वहां मौजूद एक खाली बॉक्स में छिप गई। जब हत्यारा वहां पहुंचा तो सारा ने देखा कि उसके बगल में उसकी अपनी मां की लाश पड़ी है। असल में उन हत्यारों का मकसद पूरे परिवार को खत्म करना था और अब सिर्फ सारा और उसके अंकल ही जिंदा बचे थे। हत्यारे ने मुर्दाघर के बॉक्स पर लिखे नंबरों को देखा और जल्दी ही सारा के छिपने की जगह ढूंढ निकाली। लेकिन जैसे ही बॉक्स का दरवाजा खुलने वाला था, हत्यारे का एक साथी अचानक उसके पीछे आ गया। अरे जरा रुको। उधर सारा बॉक्स के अंदर अपनी मां की लाश को कसकर पकड़े हुए थी। डर और दुख से वो बुरी तरह कांप रही थी। वो जल्द ही बेहोश हो गई। पता नहीं कितना वक्त बीता, मुर्दाघर के उस बॉक्स का दरवाजा फिर से खुला। शुक्र है कि इस बार दरवाजा अंकल जॉन ने खोला था। सारा को अपनी मां की लाश के पास सिकुड़ा हुआ देखकर अंकल जॉन पछतावे और अपराध बोध से भर गए। वो जानते थे कि उनके अतीत की वजह से ही उनके परिवार पर ये कहर टूटा है, लेकिन उन्हें पता था कि हत्यारों का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त सबसे जरूरी सारा को बचाना था। इसलिए अंकल जॉन ने अपना दुख छिपाया और बेहोश सारा को लेकर वहां से तुरंत निकल गए। इस कभी ना खत्म होने वाले खतरे से बचने के लिए अंकल जॉन सारा को लेकर शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों में बने एक पुराने घर में रहने लगे। सारा भी उस शांत माहौल में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लगा था कि जिंदगी अब ऐसे ही शांति से कट जाएगी, लेकिन एक दिन अचानक सारा को अपने अंकल की मौत की खबर मिली। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन जाहिर है सारा को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। खासकर जब उसने अंतिम संस्कार में दो अजीब से चेहरों वाले अजनबियों को देखा तो उसका शक और भी पक्का हो गया। सालों पहले जो मौत का खेल रुका था, वो आखिरकार लौट ही आया था। अंतिम संस्कार के बाद अंकल के फोन पर अचानक एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि लाखों रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं और माल जल्दी भेजने को कहा गया था। सारा को हमेशा यही लगता था कि अंकल पानी के पाइप का बिजनेस करते हैं, तो इतना बड़ा ऑर्डर मिलना नामुमकिन था। इसके बाद स्क्रीन पर इतनी बड़ी रकम देखकर सारा हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने पड़ोसी और दोस्त डेविड को बुलाया। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ पाइप बेचकर इतने सारे पैसे नहीं कमाए जा सकते, इसलिए उन्होंने तुरंत अंकल की वेबसाइट के ऑर्डर्स चेक करने शुरू किए। डेविड ने अपनी कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बताया कि ये वेबसाइट सिर्फ एक दिखावा है। थोड़ा और सर्च करने के बाद उन्हें एक छिपा हुआ लिंक मिला। वेबसाइट का असली नाम शॉपिंग मॉल था और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वहाँ हर तरह के खतरनाक और जानलेवा हथियारों की लिस्ट मौजूद थी। सारा ये देखकर सुन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अंकल के साथ वो बचपन से रही है, वो असल में एक हथियारों के तस्कर थे। सारा अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि वेबसाइट पर एक मैसेज आया। एक कस्टमर पूछ रहा था कि उसका सामान कब तक भेजा जाएगा। सारा कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत रिप्लाई किया कि ये साइट बंद होने वाली है और उनके पैसे फौरन वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन उस आदमी का असली मकसद हथियार खरीदना नहीं, बल्कि खुद सारा थी। डेविड हालात की नजाकत समझ गया और घबराकर सारे तार निकालने लगा। उसने पुलिस को बुलाने की बात कही, लेकिन तभी किसी ने घर की घंटी बजा दी। बाहर डार्क लिपस्टिक लगाए एक औरत खड़ी थी, जो खुद को अंकल जॉन की चाइनीज भाषा की टीचर बता रही थी। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी अंकल के फोन पर एक और मैसेज आया। सारा तुरंत समझ गई कि दाल में कुछ काला है। उसने उस औरत से पूछा कि क्या वो सच में अंकल को जानती है। अंकल अक्सर कहते थे कि तुम बहुत स्मार्ट और खूबसूरत हो। मैं ना तो स्मार्ट हूँ और ना ही खूबसूरत, और अंकल भी कभी इतने रूड नहीं हो सकते। क्या तुम सच में हमारे अंकल के बारे में कुछ जानती भी हो? समझ गई तो फिर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जब उस औरत की पोल खुल गई तो वो वहां से खिसक गई। सारा को अभी भी उस पर शक था, इसलिए उसने उसे दूर जाते हुए देखा। तभी डेविड को वेबसाइट पर कुछ नया मिला। असल में अंकल के उस शॉपिंग मॉल में एक बहुत ही सख्त सिस्टम बना हुआ था। हर कस्टमर को अलग अलग रंगों के कोड दिए गए थे और वे उसी कोड के हिसाब से सामान खरीद सकते थे। लाल रंग का कोड हथियारों के लिए था, जिन्हें वेबसाइट खतरनाक हथियार बेचती थी। बैंगनी रंग का कोड जासूसों के लिए था, जिन्हें खुफिया जानकारी और जासूसी के उपकरण बेचे जाते थे। पीले रंग का कोड सफाई करने वालों का था, जो सबूत मिटाने और पुलिस से बचने में मदद करते थे। लेकिन इन सब में सबसे खास
हरा कोड था। हरे रंग का कोड बाकियों की तरह नहीं था, ये कोड बिल्कुल अलग था। तो फिर ये हरा कोड किसके लिए है? आखिर ये हरा कोड किसका है? सारा इस अजीब और चौंकाने वाले सच को समझ भी नहीं पाई थी कि तभी घर के बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दोनों घबराकर बाहर की तरफ दौड़े और देखा कि उनके आंगन की दीवार बम से उड़ चुकी है। तभी हवा में एक हथियारों से लैस ड्रोन उड़ता हुआ दिखा और बिना किसी चेतावनी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शुक्र है कि घर की खिड़कियों के शीशे बुलेट प्रूफ थे, इसलिए गोलियां अंदर नहीं आ सकी। सारा बिना सोचे समझे डेविड का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उन्हें आसमान में एक और ड्रोन नजर आया। सारा ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसे पता चला कि दरवाजा भी बुलेट प्रूफ ही है। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल ड्रोन ने घर पर बम बरसाने शुरू कर दिए। बुलेट प्रूफ शीशे भी बहुत जल्दी टूटकर बिखरने लगे। ये देखकर सारा तुरंत वहां से भागी। डेविड भागने में थोड़ा लेट हो गया और गोलियों का शिकार होते होते बचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह लुढ़कते हुए कमरे में रखे एक लोहे की अलमारी के पीछे छिप गया। ड्रोन ने उस लोहे की अलमारी पर भी गोलियों की बारिश कर दी। जब अलमारी को गोलियों से कोई नुकसान नहीं हुआ तो उसने फिर से बम दागे। हालात अब हद से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, लेकिन इस बार गुलेल का कोई असर नहीं हुआ और ड्रोन को खरोंच तक नहीं आई। उल्टा वो उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। वे बस लोहे के दरवाजे के पीछे छिपकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब ड्रोन उनका डिफेंस नहीं तोड़ पाया तो उसने फिर से धमाका किया। जब डेविड और केविन बुरी तरह फंस गए और उनकी मौत तय लग रही थी, तभी खुद को चाइनीज ट्यूटर बताने वाली वो औरत अचानक वापस आ गई। उसने अपनी कार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन निकाली और ड्रोन पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। ड्रोन पल भर में ही ढेर हो गया। ये देखकर डेविड और केविन दोनों हैरान रह गए। केविन ने डर को काबू में रखते हुए मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसे तुरंत पकड़ लिया। फिर उसने अपनी स्मार्ट वॉच से केविन की कलाई को स्कैन किया। जब स्क्रीन पर दिखा कि इसके पास कोई कोड नहीं है, तो उसने केविन को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। केविन तुरंत बेहोश हो गया। डेविड ने ये सब देखकर फिर से अपनी गुलेल उठाई और उस औरत का सामना करने की सोची। औरत ने उसे घूरते हुए एक मजाकिया मुस्कान दी, लेकिन अगले ही पल डेविड के मारे हुए पत्थर से उसके चेहरे पर कट लग गया। डेविड ने मौका देखकर हमला कर दिया, लेकिन दोनों की ताकत में बहुत फर्क था और कुछ ही सेकंड में औरत ने डेविड को उठाकर जमीन पर पटक दिया। औरत ने फिर से अपनी घड़ी से डेविड को स्कैन किया। स्क्रीन पर हरा कोड देखकर उसके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ ही गई। औरत डेविड को अपने आने की वजह बताने ही वाली थी कि 1 किलोमीटर दूर बैठे स्नाइपर ने अचानक ट्रिगर दबा दिया। गोली उन दोनों के एकदम पास से गुजरी। औरत ने तुरंत डेविड को लात मारकर सुरक्षित जगह धकेल दिया और खुद दूसरी तरफ एक अंधे कोने में छिप गई। डेविड ने स्नाइपर की लोकेशन देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला और उसके सिर में गोली लगते लगते बची। सारा ने ये देखकर उसे रुकने को कहा। फिर उसने स्नाइपर को चकमा देने के लिए एक स्मोक ग्रेनेड फेंका, लेकिन स्नाइपर ने धुएं को साफ करने के लिए तुरंत एक ड्रोन भेज दिया। सारा ने बिना सोचे गोली चलाकर ड्रोन को उड़ा दिया, लेकिन इससे उसकी अपनी लोकेशन का पता चल गया। अगले ही पल स्नाइपर की गोली उसके हाथ में लगी और उसकी बंदूक भी लिविंग रूम के बीच में जा गिरी। जब तक दुश्मन जोरदार हमला शुरू करते, सारा ने फटाफट अपने घाव पर पट्टी बांध ली। इस बीच केविन भी बेहोशी से बाहर आने लगा था। डेविड ने सोफे के पास गिरी हुई बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, स्नाइपर ने गोली चला दी और बंदूक फिसलकर सोफे के एकदम नीचे चली गई, जहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था। हालात इतने खराब देखकर डेविड ने खुद को शांत किया। उसे अपने अंकल की कही हुई बात याद आई कि हर जगह से सब कुछ परफेक्टली नहीं देखा जा सकता। इस बात को गलत मत समझना, हर जगह देखने का एक एंगल होता है, बिल्कुल उस फिल्म के हीरो की तरह। अगर तुम एंगल का सही इस्तेमाल करो तो हर जगह एक ऐसा कोना होता है जहां गोली नहीं पहुंच सकती। मुश्किल वक्त में जीतने का यही तरीका है, लेकिन वो सुरक्षित कोना ढूंढने के लिए पहले स्नाइपर की लोकेशन का पता लगाना होगा। डेविड ने देखा कि फर्श पर शीशे के बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं। उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने टेप की मदद से एक टुकड़े को झाड़ू पर बांधा और उसे खिड़की से बाहर निकालकर स्नाइपर को चेक किया। स्नाइपर ने बिना सोचे गोली चला दी और गोली सीधे शीशे पर जाकर लगी। डेविड ने हार नहीं मानी और उसने झाड़ू को थोड़ा और ऊपर किया। स्नाइपर ने तुरंत दूसरी गोली दाग दी। इसके बाद उसने झाड़ू को खिड़की के एकदम किनारे पर रखा। स्नाइपर ने फिर गोली चलाई। इन 3 गोलियों की डायरेक्शन देखकर डेविड को तुरंत स्नाइपर का वो सुरक्षित कोना मिल गया। ये पता चलते ही वो तेजी से फ्रिज के ऊपर चढ़ गया। अगर वो यहाँ से कूदकर सोफे तक पहुंच जाए तो स्नाइपर उसे किसी भी कीमत पर गोली नहीं मार पाएगा, लेकिन स्नाइपर उसका प्लान समझ गया। डेविड सोफे के नीचे से बंदूक निकालना चाहता था, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। उसे मजबूरन सोफे को पलटना पड़ा और तभी उसने देखा कि अंकल ने सोफे के नीचे एक स्नाइपर राइफल छिपा रखी है। सारा ये देखकर उसकी मदद के लिए आगे आई, लेकिन घबराए हुए डेविड ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी। कोई और रास्ता न देखकर सारा को बड़े प्यार से डेविड को सिखाना पड़ा कि स्नाइपर राइफल कैसे चलाते हैं। जब तक स्नाइपर अपनी बंदूक लोड करके गोली चलाने को तैयार होता, डेविड ने अपनी बंदूक सेट करके उस पर निशाना लगा लिया था। डेविड पहली बार इतना भारी हथियार चला रहा था, इसलिए उसका निशाना चूकना लाजिमी था। स्नाइपर फिर से हमला करने ही वाला था कि सारा ने तुरंत आगे बढ़कर स्नाइपर राइफल अपने हाथों में ले ली। केविन ये सब देखकर पूरी तरह ब्लैंक हो गया। तभी वहां ढेर सारे हत्यारे आ गए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया। सारा ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि डेविड और केविन जल्दी से गोदाम में छिप जाएं। वो खुद उन्हें कवर देने के लिए वहीं रुक गई। डेविड और केविन लोहे के दरवाजे को उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन स्नाइपर ने उन्हें तुरंत देख लिया। जब वो गोली चलाने की तैयारी में था तो उसे नहीं पता था कि सारा ने भी उस पर निशाना साध लिया है। अब तुम बच नहीं सकते। स्नाइपर किस्मत वाला था और बच निकला। मौका देखकर डेविड और केविन गोदाम में घुस गए, लेकिन कुछ ही देर में हत्यारे भी वहां पहुंचने लगे। सारा ये देखकर तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ी। उसने डेविड को एक इशारा किया और फिर
दरवाजा बंद करके हत्यारों से भिड़ने अकेले ही बाहर चली गई। डेविड ने सारा के इशारे वाली जगह पर देखा तो उसे एक पासवर्ड लॉक मिला। उसने ऐसा लॉक पहले कभी नहीं देखा था। उसने लगातार अंकल और अपनी जन्म तारीख डाली लेकिन ताला नहीं खुला। गोदाम के दरवाजे पर लगातार गोलियां बरस रही थी। हालात और भी खराब होते जा रहे थे। डेविड ने अपना सिर झुकाया और जोर देकर सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि अंकल ने जाने से पहले उसे अपना स्टूडेंट आईडी नंबर याद रखने को कहा था और उसके बाद ही अंकल की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। डेविड ने बस किस्मत आजमाने के लिए अपना स्टूडेंट आईडी नंबर डाल दिया और ताला खुल गया। फिर उनके पैरों के नीचे का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जाने लगा और वो एक लिफ्ट बन गया। डेविड और केविन ये सब देखकर पूरी तरह से चौंक गए थे। उन्हें अब समझ आया कि अंकल ने पूरा शॉपिंग सेंटर जमीन के नीचे बना रखा था। इधर ऊपर सारा और हत्यारों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसने गोदाम की लाइट बंद कर दी और अंधेरे में छिपकर गोलियां चलाने लगी। हत्यारों को इस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने तुरंत पलटवार किया लेकिन सारा पहले ही उस जगह से हट चुकी थी। वो चुपके से ग्राउंड फ्लोर से घूमकर पीछे से उन पर टूट पड़ी। अपनी फुर्ती की वजह से उसने एक हत्यारे की गन खाली करवा दी और फिर उसे मार गिराया। जब बाकी हत्यारे वहां पहुंचे तो उसने हार मानने का नाटक किया। जैसे ही हत्यारे उसके करीब आए उसने दनादन गोलियां चलाकर 2 और लोगों को ढेर कर दिया। बाकी बचे हत्यारे पूरी तरह अलर्ट हो गए और गोदाम में ध्यान से उसकी तलाश करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि सारा पहले ही उनके ठीक ऊपर पहुंच चुकी है। वहां से उसने आराम से एक और को टपका दिया। हत्यारों का लीडर ये देखकर तुरंत अपने आदमियों को ऊपर गोली चलाने को कहता है ताकि रोशनी हो और वो सारा को ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक नीचे की उसे उड़ता हुआ एक चाकू लगा। हत्यारे एक एक करके सारा के हाथों मारे गए। आखिर में सिर्फ उनका गंजा लीडर ही जिंदा बचा। सारा ने फिर से पीछे से हमला किया और पलक झपकते ही उसे चाकू से मारने ही वाली थी। गंजे लीडर ने घबराकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी लेकिन जल्द ही गोलियां खत्म हो गई और उसे अपनी खाली बंदूक से ही सारा के साथ हाथापाई करनी पड़ी। गंजे लीडर ने अपनी ताकत के दम पर थोड़ी देर के लिए उसे पीछे धकेल दिया। दोनों जमीन पर गिर गए और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। गंजा इतना बौखला गया था कि उसने सारा को दांतों से काटना शुरू कर दिया। जब वो सारा पर आखिरी वार करने ही वाला था तभी उसका चेहरा तेजी से काला पड़ने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। असल में सारा ने बहुत पहले ही अपने चाकू पर जहर लगा रखा था। वो अब तक बस जहर के असर करने का इंतजार कर रही थी। इस तरह हत्यारों की ये पूरी फौज मारी गई लेकिन ये लड़ाई अभी बहुत दूर तक चलने वाली थी। बाहर दुश्मनों की एक और बड़ी फौज तैयार खड़ी थी और वो अपने साथ नए जमाने का रोबोटिक डॉग भी लाए थे। कॉम्बैट मोड से लैस इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखकर प्रोफेशनल हत्यारे भी हैरान रह गए। एक हत्यारे ने पास जाकर उस रोबोट को जोर से लात मारी। टेक्नीशियन के कमांड देते ही उस रोबोटिक डॉग ने खुद को फिर से सेट कर लिया और फिर वो जोर से छलांग लगाकर खड़ा हो गया। हत्यारों की एक बड़ी फौज हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी लेकिन इतनी मेहनत और पैसा लगाकर वो जिन्हें मारने आए थे वो घर के अंदर बैठे कुछ कमजोर और लाचार लोग थे। रोबोटिक डॉग आगे आगे रास्ता बना रहा था और हत्यारों की फौज उसके पीछे पीछे धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रही थी। घर के अंदर सारा तुरंत लड़ाई की तैयारी करने लगी। एक कर्मचारी ने कंप्यूटर पर जल्दी जल्दी टाइप करके हर दरवाजे और खिड़की के ऊपर मोटे शटर गिरा दिए। जब तक दुश्मन कोई बड़ा बम इस्तेमाल नहीं करते तब तक लोहे की इस दीवार को तोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। मामला बिगड़ता देखकर हत्यारों ने अपने हमले की स्पीड बढ़ा दी। रोबोटिक डॉग अपनी तेज स्पीड की वजह से सबसे पहले दरवाजे तक पहुंच गया। सारा ने यह देखकर तुरंत उस पर कई गोलियां दाग दी लेकिन रोबोट डॉग ने इतनी फुर्ती से मूव किया कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई और तभी कातिल भी एक के बाद एक वहां पहुंचने लगे। इसलिए सारा को पीछे हटना पड़ा। रोबोट डॉग ने पूरी ताकत से आखिरी शटर को रोक रखा था। कातिल बहुत जल्द उस गैप से अंदर घुसने लगे। हालांकि सारा और वो एम्प्लॉय पीछे छुपकर अभी सुरक्षित थे लेकिन थर्मल इमेजिंग डिवाइस से उन्होंने इन्हें ढूंढ लिया। तभी रोबोट डॉग ने अपना ड्रिल निकाला और शटर में छेद कर दिया। ये देखकर सारा ने तुरंत गैस मास्क पहन लिया और फिर रोबोट डॉग ने जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर दिया। वो छोटी सी जगह बहुत जल्द गैस से पूरी तरह भर गई। ठीक तभी सारा ने उस एम्प्लॉय को लोहे का दरवाजा खोलने को कहा। पीछे पड़े दुश्मनों को देखकर एमा ने तुरंत अपनी जेब से 2 ग्रेनेड निकाले। सारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर दोनों ने मिलकर ग्रेनेड बाहर फेंके और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। एमा भागकर बेसमेंट से बाहर आई और सारा के घाव साफ करने लगी। उन्होंने सुरंग से बेसमेंट लौटने का सोचा लेकिन एक कातिल किसी तरह बच गया था। उसने तुरंत सारा पर 2 गोलियां और चला दी। इसके बाद वो एमा के बाल पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा। एम्प्लॉय ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। वो कातिल बहुत गुस्से में था क्योंकि बम से उसका चेहरा जल गया था। उसने चाकू निकाला ताकि वो एमा का भी चेहरा बिगाड़ सके लेकिन तभी अचानक उसकी पीठ पर किसी ने चाकू से वार कर दिया। जो आदमी वहां आया था वो एमा का मास्टर था। अपनों को देखकर एमा को आखिरकार थोड़ी सी राहत मिली लेकिन अपने मास्टर की बात सुनकर एमा फिर से कंफ्यूज हो गई। बेल ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। वो और डेविड भी पहले बेबीलोन नाम की मिलिट्री कंपनी में साथ काम करते थे लेकिन दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बेल बहुत ही बेरहम था। एक मिशन के दौरान उसने मौके पर ही 2 बेकसूर लोगों को मार दिया था। ऊपर से आती हुई आवाज सुनकर एक सैनिक तुरंत अंदर देखने गया। सामने का भयानक नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तभी बेल का साथी सैम भी वहां पहुंच गया और ये वही आदमी था जो शुरुआत में दूर से एमा पर स्नाइपर चला रहा था। बेल को उन दोनों को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़ी चालाकी से वो बंदूक एक मरे हुए आदमी के हाथ में थमा दी ताकि इल्जाम उस पर आ जाए। थोड़ी ही देर बाद डेविड भी वहां आ गया। क्योंकि वो उस टीम का कैप्टन था इसलिए बेल और सैम दोनों उससे तमीज से बात कर रहे थे। उन्होंने झूठ बोला कि उनके टीम मेंबर बेकसूरों को बचाते हुए मारे गए लेकिन अपने सालों के तजुर्बे से डेविड ने एक नजर में ही समझ लिया कि लाशों के घाव में कुछ गड़बड़ है। तभी दरवाजे पर अचानक एक लड़का बंदूक ताने खड़ा दिखा लेकिन अच्छी बात यह थी कि बंदूक में मैगजीन नहीं थी क्योंकि इस मिशन में कई बेकसूर लोग मारे गए थे इसलिए बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। बेल पर बहुत जल्द वहां की अदालत में केस चला। जज के सवालों का जवाब देते हुए सैम ने कहा
कि आम लोगों को बागियों ने मारा है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके तुरंत बाद कोर्ट ने डेविड को गवाही के लिए बुलाया। मिशन खत्म होने के बाद उसने सैम से इस बारे में पूछताछ की थी। अगर बाकी सभी चीजों पर झूठ का पर्दा डाला जा सकता था, लेकिन बेल की कही आखिरी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। डेविड को पता था कि बेल और सैम ने ही अपने हाथों से उन लोगों को मारा है, इसलिए उसने कैप्टन को जाकर बताया कि वो कोर्ट में गवाही देगा ताकि बेल को सजा मिले और उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़े। लेकिन कैप्टन ने उसका साथ नहीं दिया। उसने कहा कि जब वो लोग सैनिक हैं तो जाहिर सी बात है ये सब पैसों के लिए है। डेविड और बेल दोनों ही कंपनी के सबसे अहम लोग हैं और दो आम लोगों के लिए आपस में लड़ना बेवकूफी है। आखिर में कैप्टन के बहुत समझाने और दबाव डालने पर डेविड को उसकी बात माननी पड़ी और उसने कोर्ट में चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी वजह से बेल बिना सजा के छूट गया, लेकिन डेविड ने एक शर्त पर ही ये समझौता किया था। उसकी शर्त ये थी कि बेल अब कभी भी उसके किसी भी मिशन में शामिल नहीं होगा। इसके बाद डेविड की टीम दो हिस्सों में बंट गई और वापसी की फ्लाइट में ही उनके बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई। अब तू आज नहीं बचेगा, आ जाओ सब एक साथ। सैम अब तुम कुछ मत बोलो। इसके कुछ ही समय बाद कैप्टन ने मिशन बड़ा होने और लोगों की कमी का बहाना बनाकर बेल को फिर से नए मिशन में डाल दिया। उसने ये भी कहा कि ये ऊपर वालों का फैसला है, बस इस बार काम कर लो, आगे से ऐसा नहीं होगा। डेविड इससे बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन वो मजबूर था, इसलिए उसे ये मानना पड़ा। इसके अलावा कैप्टन ने डेविड को याद दिलाया कि इस बार उनका मिशन लोगों को जिंदा पकड़ना है, मारना नहीं, इसलिए उसे बेल पर नजर रखनी होगी। इसलिए मिशन शुरू होने से पहले डेविड ने अकेले में बेल से बात की ताकि वो नियमों का पालन करे। बेल ने ऊपर से तो नियम मानने का वादा कर दिया, लेकिन वो कभी सुधरने वाला नहीं था। एक भयंकर गोलीबारी के बाद बिल्डिंग के सारे आतंकवादी मारे गए और तभी बेल को कोने में छुपे हुए दो आम नागरिक मिले। वो दिखावे के लिए डेविड का आदेश भी मानना चाहता था और इन दोनों को छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए बेल को एक बहुत ही घटिया आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपना चाकू उनकी तरफ फेंक दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने चाकू उठा लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। उसी समय दूसरी तरफ डेविड अपने लोगों के साथ टारगेट का पीछा कर रहा था। जल्द ही उसने उसे एक कमरे में घेर लिया और पकड़ लिया, लेकिन डेविड को उस कमरे में कुछ औरतों का सामान मिला। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कुछ औरतें छुपी हो सकती हैं, लेकिन बदकिस्मती से सैम ने उन औरतों को ढूंढ लिया था। बेल ने उनके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक किया और उन्हें अपनी जगह पर शांत रहने को कहा, लेकिन पलटते ही उसने एक साथी से ग्रेनेड मांगा। भाई तुम ये क्या करने वाले हो? थोड़ी देर बाद डेविड आवाज सुनकर वहां पहुंचा तो उसने कमरे में वो खौफनाक नजारा देखा। वो गुस्से में पलटा और बेल से जवाब मांगने लगा। सैम ने फिर से झूठ बोला कि वो भी बस अभी अभी वहां पहुंचे हैं और उन्हें नहीं पता कि वो औरतें कैसे मरी। डेविड ने एक शब्द नहीं कहा और सीधा बेल के पास गया। दोनों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। अगर गलती से भी गोली चल जाती तो अंजाम बहुत बुरा होता, लेकिन बेल को जरा सा भी डर नहीं था। उसने अपना सिर डेविड की बंदूक के आगे रख दिया। आखिर में सैम ने बीच में आकर मामले को शांत करने की कोशिश की, तब जाकर बिगड़ती हुई बात संभल सकी। डेविड ने कहा कि वापस लौटकर वो कंपनी को सारी सच्चाई बता देगा। इसके बाद वो अपनी टीम को लेकर वहां से चला गया। अब उन्हें इस बिल्डिंग को पूरी तरह बम से उड़ाना था और टारगेट को वापस बेस लेकर जाना था, तब जाकर उनका मिशन पूरा होता। लेकिन बम लगाते समय डेविड ने अचानक देखा कि पहले वाले कमरे की अलमारी खुली हुई थी। वो सावधानी से बंदूक ताने आगे बढ़ा। उस अलमारी में से एक नौजवान लड़की बाहर निकली और ये वही लड़की थी जिसने बाद में एमा की मदद की थी। डेविड ने गोली नहीं चलाई, बल्कि उसके सामने अपनी जैकेट उतार दी। ये देखकर महिला का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन फिर डेविड ने वो जैकेट उसे पहना दी। डेविड जानता था कि मार्क कभी भी किसी बेगुनाह को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वहां से निकलने से पहले उसने झूठ बोला कि वो पीछे का काम निपटाने के लिए रुक रहा है और फिर तुरंत वापस लौट गया। डेविड सारा को लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन मार्क पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था। डेविड ने ये देखकर तुरंत गोलियां चलाई और मौका पाकर सारा को सीढ़ियों से नीचे ले गया, लेकिन तभी मार्क ऊपर से नीचे कूद पड़ा और उसकी एक गोली डेविड की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। वे दोनों घबराकर फिर से ऊपर की ओर भागने लगे। डेविड ने तुरंत सारा को वहां से भागने के लिए कहा और खुद मार्क को रोकने के लिए रुक गया ताकि सारा को भागने का समय मिल सके। ये देखकर कि डेविड के हाथ में सिर्फ एक चाकू है, मार्क ने भी बराबरी का मौका देते हुए अपनी बंदूक फेंक दी। फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और अपना चाकू निकाल लिया। फिर दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई हुई जिसमें मार्क ने डेविड का हथियार गिराकर उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने उसे जान से नहीं मारा बल्कि चाकू वापस उसके सामने फेंक दिया। डेविड इस अपमान को सह नहीं पाया और उसने फिर से हमला कर दिया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर कट लग गया। इस बार मार्क ने जानलेवा हमले किए। जैसे ही डेविड की जान खतरे में पड़ी, सारा वहां वापस आ गई। उसने आते ही एक गोली सीधे मार्क की आंख में मार दी और डेविड साफ तौर पर उसकी तरह फालतू बातें नहीं करता था। उसने चाकू उठाया और मार्क पर लगातार कई वार किए और अपने दिल का पूरा गुस्सा निकाल दिया। डेविड गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने जमीन से बंदूक उठाई, लेकिन देखा कि बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी और तभी बिल्डिंग में ब्लास्ट होने का समय भी पास आ गया था। इसलिए उसे मजबूरन सारा को लेकर वहां से भागना पड़ा। बाद में हेडक्वार्टर की पूछताछ में डेविड ने झूठ बोला कि काम निपटाते समय उसका सामना बचे हुए दुश्मन मार्क से हुआ। खुद को बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन आखिर में वो मारा गया। हालांकि कैप्टन को उसकी कहानी पर यकीन नहीं था, लेकिन कोई पक्का सबूत न होने के कारण उसे छोड़ना ही पड़ा। इसके बाद डेविड ने अपनी बंदूक सौंप दी और कहा कि वो ये काम हमेशा के लिए छोड़ रहा है। डेविड, क्या ये उस घटना की वजह से है? हाँ, मैं ये काम बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। डेविड, मेरी बात सुनो। डेविड जब घर लौट रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका एक साथी उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डेविड ने तुरंत हाथ उठाकर उसे पास आने से रोक दिया। हालांकि वह बहुत सावधान था, लेकिन इस दुनिया में इंसान की अपनी मर्जी नहीं चलती और उसके आने से उसके शांत और खुशहाल परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। कुछ ही समय बाद सैम, जो अकेले बाहर स्नाइपर की ट्रेनिंग ले रहा था, उसे किसी ने ढूंढ लिया। उसी समय डेविड ने
सारा को अपने एक गूंगे दोस्त के घर भेज दिया और उस दोस्त के साथ मिलकर एक शॉपिंग सेंटर खोलने का प्लान बनाया ताकि वे अपना गुजारा कर सके। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मार्क ने अपने सभी आदमियों को बुलाया और डेविड के परिवार से बदला लेने का प्लान बनाया। फिर मार्क खुद हॉस्पिटल गया और उसने डेविड की बीमार मां का दम घोंटकर उन्हें मार डाला। डेविड को अपनी मां की मौत पर कुछ शक हुआ, इसलिए उसने अपने भाई से कहा कि बॉडी को पुलिस के हवाले कर दे ताकि जांच हो सके। लेकिन ये सुनकर भाई ने उसे बहुत डांटा। मजबूर होकर डेविड को शांत रहना पड़ा क्योंकि एमा अंतिम संस्कार में रो रोकर परेशान हो रही थी। इसलिए डेविड ने उसे गाड़ी से घर छोड़ दिया। लेकिन उसके जाते ही हत्यारों ने अपना काम शुरू कर दिया। सैम ने झूठ बोला कि वो कुछ फूलों की मालाएं लाया है, लेकिन वे बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने एमा के माता पिता से मदद मांगी। इसके बाद वो उन दोनों को धोखे से छत पर ले गया। पति पत्नी अभी सोच ही रहे थे कि फूलों को छत पर क्यों रखा गया है, तभी उन्होंने कुछ दूरी पर मार्क को हाथ में चाकू लिए खड़े देखा। उन दोनों को बचने का कोई मौका नहीं मिला और वे जल्द ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े। हमारा प्लान लगभग कुछ ऐसा ही है, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन तीसरी लड़की ने गुस्सा किया था, इसलिए बॉस बहुत नाराज थे, इसलिए तीसरी लड़की को मारकर सुसाइड दिखा दिया। सैम की ये बातें खत्म होने के बाद एमा के पिता की गर्दन कुचलकर तोड़ दी गई और उसकी मां की भी बेरमी से हत्या कर दी गई। कुछ देर बाद डेविड के एक पुराने साथी का कॉल आया और उसने बताया कि मार्क अभी मरा नहीं है, बल्कि वो कुछ लोगों को लेकर उसकी मां के अंतिम संस्कार वाली जगह पर गया था। उसने तुरंत अपने गूंगे दोस्त को मैसेज किया कि वो जल्दी घर जाकर एमा की हिफाजत करे और यही उन दोनों भाइयों की आखिरी मुलाकात बन गई। जब डेविड ने दोबारा अपने गूंगे दोस्त से बात करने की कोशिश की, तब तक वो एमा के सामने मारा जा चुका था और खुद डेविड पर भी रास्ते में हमला कर दिया गया। सामने वाले को ठीक देखकर वो आदमी वहां से जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक ट्रक तेजी से आया। उसमें से बहुत सारे हत्यारे निकले और उन्होंने डेविड की कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अच्छी बात ये थी कि कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए डेविड को कुछ नहीं हुआ। उसने कार की डिक्की खोली, एक मशीन गन निकाली और हत्यारों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सारे हत्यारे एक एक करके गिर पड़े। बस एक आदमी कार के पीछे छुपकर बच निकलने में कामयाब रहा। मार्क अभी जिंदा है, मुझे माफ करना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। डेविड ने फुर्ती दिखाई और एक हत्यारे की लाश को ढाल बनाकर गोलियों से बचा और फिर वहां से भाग निकला। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और आखिरकार केविन के घर के फर्श पर गिर पड़ा। केविन के तुरंत इलाज करने के बाद ही डेविड की जान बच पाई। इस अंडरवर्ल्ड की लड़ाई से पूरी तरह थक चुके केविन ने डेविड को सिर्फ एक बंदूक दी और उसे अकेले ही हॉस्पिटल जाकर अपनी भतीजी एमा को बचाने के लिए कहा। अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? डेविड बुरी तरह घायल होने तक लड़ता रहा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि एमा सुरक्षित थी। डेविड को अपने अंदर बहुत पछतावा हो रहा था और वो खुद को कोस रहा था। वो अपने परिवार का बदला भी लेना चाहता था और एमा को खोने से भी डरता था, इसलिए वह अपने पुराने कैप्टन के घर गया ताकि एमा के लिए सुरक्षा मांग सके। ये देखकर कैप्टन का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। डेविड ने सीधे अपनी बात रखी और कहा कि बेबीलोन संगठन उसका और एमा का पीछा करना बंद करे। वो पहले ही अपने 3 रिश्तेदारों और एक दोस्त को खो चुका था। अगर संगठन ने उसकी आखिरी भतीजी को नहीं छोड़ा तो वो अब किसी की भी परवाह नहीं करेगा। इसके बाद अपनी भतीजी को सुरक्षित बड़ा करने के लिए डेविड और केविन ने मिलकर एक अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर बनाया। सारा ने भी केविन को अपना उस्ताद बना लिया और कड़ी ट्रेनिंग ली ताकि वो हमेशा डेविड के साथ बदला लेने के लिए तैयार रह सके। इस बीच डेविड ने एमा को भी बंदूक चलाने के कुछ तरीके सिखाए, लेकिन उसने कभी उसे गोली चलाने के लिए मजबूर नहीं किया। वो चाहता था कि एमा अपनी जिंदगी खुद चुने, लेकिन अब एमा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए आने वाली लड़ाई का सामना करने के लिए केविन ने कहा कि उन्हें अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर में छुप जाना चाहिए, लेकिन वे लगभग भूल ही गए थे कि वहाँ एक बंधक बनाया हुआ लड़का लियो भी मौजूद था। यहाँ हम लियो की वो कहानी जोड़ रहे हैं जो पहले नहीं बताई गई थी। दरअसल उस समय लियो और उसके दोस्त ने मजे मजे में एक खूंखार संगठन की वेबसाइट को हैक कर लिया था। उन्होंने ये सिर्फ मस्ती और मजे के लिए किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी रात हत्यारे उनके घर में घुस आएंगे। हत्यारों ने उन दोनों को डेविड के शॉपिंग सेंटर का पता लगाने का हुक्म दिया। जो सबसे पहले पता लगा लेगा सिर्फ उसी की जान बचेगी। जिंदा रहने के लिए लियो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सबसे पहले काम पूरा कर लिया, लेकिन तभी बंदूक उसके दोस्त की तरफ तान दी गई। लियो की आंखों के सामने उसका दोस्त मारा गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उस दिन के बाद से ही लियो ने बेबीलोन संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया। संगठन के कहने पर ही उसने उस पते पर नौकरी ली जो उसके अंकल डेविड की पानी के पाइप की फैक्ट्री थी। फिर कंप्यूटर ठीक करने के बहाने उसने चुपके से कंप्यूटर में एक वायरस डाल दिया। लियो को लगा कि उसने ये काम बहुत चतुराई से किया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक हरकत पर बेसमेंट के कर्मचारी पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसकी जरूरत भी खत्म हो गई। हत्यारा उसे वही जान से मारने वाला था। ये तरीका आम लोगों को रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से कातिलों के संगठन को धमकाना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। टॉम आखिरकार घबरा गया। उसने कहा कि उसकी तकनीक की जगह कोई और नहीं ले सकता, सिर्फ वही बेबीलोन संगठन को शॉपिंग मॉल पर पूरी तरह कब्जा करने में मदद कर सकता है और उसके पास एक बहुत ही शानदार प्लान है जो डेविड को एक ही बार में खत्म कर देगा और सारा को भी। केविन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि प्लान शुरू होता डेविड ने पीटर की गलती पकड़ ली। लेकिन पीटर उल्टा लटकने के बाद भी हार मानने वाला नहीं था। उसने पहले ही सारा के किडनैप होने की एक नकली रिकॉर्डिंग बना ली थी। फिर उस रिकॉर्डिंग से उसने डेविड को धमकाया कि उसे जल्दी छोड़ दे, नहीं तो सारा को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। डेविड अपनी भतीजी के साथ 20 से ज्यादा सालों तक रहा था। वो सारा की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था, तो भला वो कैसे नहीं समझ पाता कि रिकॉर्डिंग नकली है और गोलियों की बौछार से बाहर निकले। एक टॉप लेवल के भाड़े के सैनिक होने के नाते उसने तुरंत पीटर की चालाकी पकड़ ली, लेकिन पता नहीं क्यों उसने आखिर में बेबीलोन संगठन की बात मान ली, यानी अपनी जान के बदले सारा की जान। पीटर को आजाद करने के बाद डेविड अकेला बाथरूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब पीटर रस्सियों से छूटकर वहां पहुंचा तो वो बाटब में मरा हुआ पड़ा था और यही वो सच था जिसे पुलिस ने शुरू में सुसाइड बताया था। सच जानने के बाद सारा ने उसे अधमरा कर दिया और बेसमेंट में बंद कर दिया। पीटर के होश में आने के बाद उसने जल्दी ही रस्सी तोड़ दी। इस वक्त
वो बहुत गुस्से में था और बंदूक लेकर सारा से हिसाब बराबर करने के लिए बाहर जाने ही वाला था। तभी वो रोबोट कुत्ता फिर से खड़ा हो गया। उसने कोई हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसमें कोई खराबी आ गई हो, और वो गोल गोल घूमने लगा। फिर वो वहीं रुक गया और अचानक एक जोरदार शॉकवेव हमला कर दिया। वहाँ मौजूद सभी लोगों का सिर चकराने लगा, यहाँ तक कि कमरे के शीशे भी पूरी तरह से टूट गए। जॉन ने लगातार 2 गोलियां चलाई, लेकिन रोबोट कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। वो बस जोर से चिल्लाकर सारा से कह सका कि वो स्टाफ को लेकर जल्दी से कमरे में लौट जाए। एमा बंदूक से रोबोट कुत्ते को तोड़ना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल एक ट्रक अचानक दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ घुसा। हे भगवान! सैम ट्रक से उतरने के बाद सीधा सारा की तरफ गया। एमा मदद के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे सीधा एक गोली लग गई और वो लड़ने के काबिल नहीं रही। अपने पुराने साथी जॉन को देखकर बेल के आदमी, वो जुड़वा भाई, वही हैरान रह गए। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो चाकू से काम चला सकते हैं तो वो कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब वो तीनों आपस में लड़ रहे थे, सैम ने भी जल्दी से सारा को ढूंढ लिया और उसे पकड़ लिया। खतरे के वक्त स्टाफ का एक आदमी दौड़कर आया और उसने सैम को एक जोर का डंडा मारा। फिर उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने सारा को जल्दी से वहां से भागने को कहा, लेकिन खुद उसे वही 2 गोलियां लग गई। जुड़वा भाइयों को सारा पर हमला करते देख एमा ने दर्द सहते हुए जल्दी से उनमें से एक का पैर पकड़ लिया ताकि सारा को भागने का समय मिल सके। जल्दी करो! दोनों जुड़वा भाइयों में से छोटे भाई को जॉन ने ठिकाने लगा दिया। ये देखकर बड़े भाई ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और जॉन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। आखिर में दोनों एक के बाद एक खुफिया सुरंग में चले गए। बड़ा भाई जल्दी ही एक खुफिया दरवाजे तक पहुंचा। उसे लगा कि जॉन अंदर भाग गया है, इसलिए वो दरवाजे को जोर जोर से लात मारने लगा। दरवाजे के दूसरी तरफ सारा भागकर गोदाम में आ गई। जब वो सैम का सामना कर रही थी, तभी पीटर अचानक बेसमेंट से बाहर आ गया। सैम ने देखा रास्ता। सारा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। वो हथियार निकाल कर लड़ना चाहती थी, लेकिन उसके चाचा ने जाने से पहले उसे चाबियां नहीं दी थी। वो दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। तभी अचानक सैम की आवाज आई। सारा बेबस होकर बस वहां से भागती रही। सैम बड़े आराम से उसे ढूंढ रहा था। वो लगातार अपनी बातों से सारा को उकसा रहा था। उसने कहा कि उसी ने उसके माता पिता को मारा है। उसने ये भी कहा कि उसका चाचा कोई अच्छा इंसान नहीं था। आखिर डेविड भी तो भाड़े का सैनिक ही था। वो बातें करते हुए गोदाम में सेंसर बम लगा रहा था। सारा ने गलती से बम को एक्टिवेट कर दिया। वो घबराहट में खड़ी हुई और सैम की गोली का शिकार होते होते बची। फिर दोनों के बीच गोदाम में जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो गई। सैम जैसे ही कोने पर पहुंचा, उसने कभी नहीं सोचा था कि सारा फोकलिफ्ट चलाकर सीधा उसे टक्कर मारेगी। सैम जल्दी से पीछे हटा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो सारा वहां से गायब हो चुकी थी। सारा ने सैम पर बंदूक तान दी, लेकिन उसके चेहरे के डर को देखकर सैम को कोई डर नहीं लगा। सैम ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसने पहले कभी बंदूक चलाई है। सारा ने हाँ कहा, लेकिन उसने बताया कि आज उसने पेट्रोल का भी इंतजाम किया है। थोड़ी देर बाद वो स्टाफ का आदमी भी बेसमेंट में आ गया। असल में उसने पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उसे चोट नहीं लगी थी। दोनों जल्दी से कंट्रोल रूम में हालात देखने के लिए भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर बहुत सारे लाल बिंदु दिखाई दे रहे थे। ये सभी वो लोग थे जिन्होंने उसके चाचा के साथ डील की थी, और अब वे सभी बेबीलोन के संगठन में शामिल हो गए थे, क्योंकि इस समय सारा और बाकी लोगों पर इनाम रखा जा चुका था। हर एक पर रखा गया इनाम हजारों डॉलर का था। सारा स्क्रीन पर लाल बिंदुओं को देख रही थी और अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने स्टाफ को हथियारों की अलमारी खोलने का ऑर्डर दिया। वो अपने तरीके से इस परेशानी को सुलझाने के लिए तैयार थी। जब एक नया हथियारों का ग्रुप वहां पहुंचा तो स्टाफ का आदमी अपने शरीर पर बहुत सारे बम बांधकर बाहर आया। जब हत्यारे सोच में पड़े थे कि क्या करें, तभी उस आदमी ने सैम का मोबाइल फोन उनकी तरफ फेंक दिया। ये देखकर सारे हत्यारे हैरान रह गए। उसके बाद सारा ने माइक पर सभी हत्यारों से कहा कि बेबीलोन के पास जो 40 लाख डॉलर नकद है, मैं तुरंत उसके 10% मुनाफे का इस्तेमाल करूंगी आप सभी को एक बहुत बेहतरीन ऑफर देने के लिए। हत्यारों को सारा का ये ऑफर बहुत अच्छा लगा। आखिरकार बस यूं ही वहां आने से ही उन्हें पैसे और हथियार मिल रहे थे, तो कौन बेवजह अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना चाहेगा। इसलिए वे सभी जल्दी से चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से चले गए। एक बड़ी मुसीबत टल गई। ये देखकर उस स्टाफ के पैरों से जान निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। सारा ने भी चैन की सांस ली। बहुत देर से जो टेंशन थी वो आखिरकार खत्म हो गई थी। इसके बाद सारा एमा और जॉन को ढूंढने बाहर आई, लेकिन वहां हर तरफ तबाही मची थी। दोनों वहां से गायब हो चुके थे। सामने के मलबे को देखकर सारा खुद को रोक नहीं पाई और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। इस पूरे सफर का डर, बेबसी और दुख इस वक्त पूरी तरह से बाहर आ गया। तभी एक बस अचानक वहां आकर रुकी। सारा को लगा कि वो बेबीलोन संगठन के भेजे हुए हत्यारे हैं। वो अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई और बिना कुछ सोचे समझे उनकी तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बस का ड्राइवर नीचे उतरकर एक पीला कार्ड निकालेगा। असल में वो शॉपिंग मॉल के येलो कोड मेंबर का हिस्सा था, जो ऐसे हालात को संभालने का काम करते थे। अगले दिन जब वो घर की सफाई कर रहे थे, तभी एक टैक्सी धीरे धीरे वहां आकर रुकी। सारा और वो आदमी तुरंत अलर्ट हो गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। कार का दरवाजा खुला और 2 आदमी नीचे उतरे। उन्होंने पिछली सीट से एक जाने पहचानी परछाई को सहारा देकर उतारा। जब सारा ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा डेविड था। असल में डेविड की कभी मौत ही नहीं हुई थी। एक बहुत ही तजुर्बेकार भाड़े का सैनिक होने के नाते वो पीटर जैसे नौसिखिए के जाल में कैसे फंस सकता था। इसके बाद डेविड सारा, एमा और जॉन को साथ लेकर बेबीलोन संगठन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू करेगा। आखिरकार खून का बदला खून से ही लिया जाता है। ये एपिसोड सीजन 1 का आखिरी एपिसोड था, जिसने पुरानी दुश्मनी और इस महासंग्राम को बहुत ही शानदार तरीके से एक साथ दिखाया। डेविड और बेल की पुरानी कहानी और उस खौफनाक मर्डर का पूरा सच एक एक करके सबके सामने आ गया, जिससे इस कहानी के सारे रहस्य सुलझ गए। सारा भी एक डरी हुई लड़की से एक ऐसी बहादुर लड़की बन गई जिसने अपनी सूझबूझ से हत्यारों को वापस भेज दिया। उसका एक फाइटर में बदलना सचमुच कमाल था और डेविड की वापसी ने न सिर्फ दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज दिया, बल्कि आगे होने वाली बदले की लड़ाई के लिए भी एक बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया। सुनने में आया है कि सीजन 2 इसी साल रिलीज होगा, तो चलिए हम सब मिलकर आगे की इस बेहतरीन कहानी का इंतजार करते हैं। मैं हूँ योतियाओ और आपसे अगली बार मिलने का इंतजार रहेगा।